Hello everyone, welcome to my UPSC. MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का इसका क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अवेलेबल हैं वो वीडियोज, या फिर आप हमारी वेबसाइट है myupsc.com, इस पे आपको सब मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह है, डिटेल में जो भी आप देखना चाहे वो सब अवेलेबल है। आप गूगल में सर्च करते हैं, उसके आगे अगर माई यूपीएससी लिख देंगे तो उसमें आ जाएगा। आप वहां जाके जो भी आपको चेक करना है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस है, क्या एज क्राइटेरिया है, वो सारा यहाँ मिल जाएगा। ये आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसका सिलेबस के हिसाब से टेस्ट करवाए जाएंगे। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाए जाएंगे। सपोज ये टेस्ट जो करवा रहे हैं ये इंग्लिश में है, तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है। वो जिस मीडियम में आप ज्वाइन करते हैं, जैसे अगले वीक से टेस्ट सीरीज शुरू करवा रहे हैं, तो अगले वीक से आप जैसे जिनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अपने मीडियम के हिसाब से हिंदी में ज्वाइन करते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश में। आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट का मिलता है वो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लेकिन जो टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा वो आपको जिस मीडियम में ज्वाइन करते हैं उसी में मिलेगा, और उसी मीडियम में आपको आपके कंप्लीट जो सिलेबस दिया है आपके एमपीपीएससी ने, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल है। तो अगले वीक से टेस्ट सीरीज शुरू करवाएंगे। अभी थोड़ा सा रफली आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है, इसलिए टेस्ट करवा रहे हैं। पहला टेस्ट आज, कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसके सिलेबस को फॉलो कीजिए, सबसे बेस्ट वही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। ये जो भीमबेटका है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा ये कहाँ पे है ये पूछा गया है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। ये इकलौती ऐसी साइट है जो तीनों एरा जो है ह्यूमन सेटलमेंट के, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चालकोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चालकोलिथिक, ये तीनों एराओं का यहां पे एविडेंस है। ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, पहला डिस्ट्रिक्ट है ये मध्य प्रदेश का है, लेकिन ये इंडिया का पहला है जो फुली फंक्शनली लिटरेट है। ये एक्चुअली स्पेशल और भी इसलिए हो जाता है, ट्राइबल डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है ये, जो अभी रिसेंटली कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। ये है बी, मंडला डिस्ट्रिक्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की इनमें से कौन सी है जो सबसे ऊंची चोटी है। माउंटेन पीक की बात हो रही है, हाईएस्ट माउंटेन पीक। देखिए, मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये है धूपगढ़। धूपगढ़ है, ये 1350 मीटर इसकी हाइट है। और कहां पे है ये, सतपुड़ा हिल्स का नाम सुना होगा आपने, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा हिल्स, उसमें है ये हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश का। कालसुबाई है, कालसुबाई हाईएस्ट पीक सह्याद्री रेंज का है। सह्याद्री रेंज कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक कौन सा है, कालसुबाई। पारसनाथ है, ये कहाँ पे है, पारसनाथ झारखंड में है। ये एक रिलीजियस जैनियों का सेंटर भी है, और ये अभी काफी चर्चा में भी रहा था
क्योंकि इसको टूरिज्म पैलेस वगैरह कुछ बनाना चाह रहे थे, तो जो जैन कम्युनिटी उसने काफी विरोध किया, फिर गवर्नमेंट को ऑर्डर वापस लेना पड़ा था। ये पारसनाथ ये है 1366 मीटर इसकी हाइट है। कालसूबाई है, ये 1646 मीटर इसकी हाइट है। गुरु शिखर है, ये राजस्थान का है, ये माउंट आबू में है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट माउंट आबू में, राजस्थान में। राजस्थान का हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक गुरु शिखर। मध्य प्रदेश का पूछा था तो करेक्ट आंसर होगा ए। आप जिनमें जो भी आप में से सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको थ्रू आउट आपके प्रिपरेशन की एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। व्हाट इज द नेम फॉर इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम रोबोट सेंसर टू रोबोट कंट्रोलर्स? रोबोटिक्स आपके सिलेबस में दिया है, तो यहां से भी या तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर रोबोटिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर से का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में। सो जो रोबोट सेंसर है, रोबोट के जो कंट्रोलर है, उसको इंफॉर्मेशन भेजता है, उसको क्या नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं फीडबैक। सेंसर फीडबैक सेंड करता है कंट्रोलर को। द कैपिटल ऑफ मालवा इन 14th सेंचुरी वाज? 14वीं शताब्दी में मालवा की राजधानी इनमें से कौन सी थी? देखिए, शुरू में क्या है, इनिशियली मालवा की जो कैपिटल थी वो थी धार। धार मालवा की राजधानी थी, लेकिन बाद में जल्दी ही ये इसको शिफ्ट कर दिया गया मांडू। एक्चुअली क्या है, दिल्ली सल्तनत के टाइम की है ये, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो पहले मालवा के गवर्नर थे दिलावर खान ने 1401 में जब तैमूर ने दिल्ली पे अटैक किया था, तो इसने क्या है, जो दिलावर खान की बात कर रहे हैं, जो पहला गवर्नर बना था मालवा का, दिलावर खान ने खुद को या इसका मालवा का सुल्तान घोषित कर दिया जैसे ही तैमूर ने दिल्ली पे अटैक किया। उसके बाद क्या हुआ कि मालवा सल्तनत की शुरुआत हो गई और फिर इसकी राजधानी मांडू बना दी गई। तो क्वेश्चन में 14th सेंचुरी पूछा है, तो धार ना करें, 14वीं शताब्दी का पूछा जाता है, तो मांडू इसकी राजधानी थी। एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज? ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एज एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑथेंटिक चीज ही पढ़ें। ऑथेंटिक चीज इसीलिए क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन का एग्जांपल दे देता हूं आपको ताकि आपको समझ आ जाएगा। हम इसी क्वेश्चन को गूगल में डाल दीजिए आप, एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, आपको वहां पे कई आंसर मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि गूगल कोई ऑथेंटिक है, गूगल में बहुत सारे ऐसी भी चीज वेबसाइट है जो जहां गलत आंसर मिलेंगे आपको। कोई जानबूझ के तो नहीं लिखता है, पर वो लैक ऑफ नॉलेज या किसी वजह से हो जाता है। तो ऑथेंटिक चीजों को फॉलो करें। अब आपको ये देखना है तो आप इसमें ऑफिशियल चीजें ही प्रेफर करें, या अगर आप आंसर देख रहे हैं तो उसको देखें कि ये आंसर किसने है, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है। अभी इस क्वेश्चन को आप गूगल करेंगे तो आपको इसका आंसर भोपाल मिलेगा, गूगल आप में आपको इसका आंसर भोपाल बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इसका तो मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, इसका तो दतिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दतिया। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है वो है निवाड़ी। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इसमें टोटल 3 तहसीलें हैं, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा, ये 3 तहसीलें हैं। इसका जो एरिया है, इसका एरिया अराउंड 1100 के समथिंग ही है कुछ, जबकि भोपाल है, भोपाल का एरिया है इतना स्क्वायर किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। अब
सबसे छोटा इंडिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है? माहे डिस्ट्रिक्ट है। माहे। माहे जिनको नहीं पता है माहे कहाँ पे है, ये जो मालाबार है, ये नॉर्थ मालाबार केरला स्टेट से घिरा हुआ है माहे जिला। ये सबसे छोटा है। जो पुडुचेरी है यूनियन टेरिटरी, उसमें जो 4 जिले हैं उनमें से एक जिला ये माहे भी है। अब अगर सबसे बड़े जिले का पूछ लिया जाए आपसे, ये तो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हो गया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पूछ लिया जाता है तो कौन सा है? वो आपको पता होना चाहिए। छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। निवारी का तो सबसे छोटा हो गया, लेकिन छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है। इंडिया की बात करें तो आपको वही फिर मैं गूगल का बताऊंगा। गूगल में आप डालेंगे कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो आपको बताएगा लेह। लेह बताएगा, जबकि ऐसा नहीं है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का। ज्यादा फर्क नहीं है। लेह और जो कच्छ है गुजरात में, लेह है इसका 45,110 है, और जो कच्छ है इसका 45,674 है। तो ये इतना फर्क है। तो कच्छ सबसे लार्जेस्ट है। ये क्वेश्चन में दतिया है। देखिए धीरे धीरे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है मध्य प्रदेश के बारे में भी, तो आप फॉलो कर लीजिए। आपको इतनी तो नॉलेज हो जाएगी कि आप जनरल स्टडीज के पेपर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी टाइम काफी है, इसलिए कर सकते हैं आप। और वैसे भी कुछ ना कुछ तो पहली बार ही पढ़ना होता है लाइफ में। अमजद अली खान, ये फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? अमजद अली खान ये फेमस पर्सनैलिटी का फेमस पर्सन या आपके सिलेबस में है इस तरीके का। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी फेमस पर्सनैलिटी रही है वो एक एक करके सबका जो भी इंपॉर्टेंट है वो करवाया जाएगा। ये किससे रिलेटेड है? अमजद अली खान ये ग्वालियर में जन्म हुआ था इनका, और इनका जो शुरू में नाम था वो था मासूम अली खान, और ये एक सरोद वादक है, सरोद प्लेयर। सरोद क्या है? जो हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक है ना, उसमें आता है ये इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मेगालिथिक स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव इज लोकेटेड इन। देखिए ये मेगालिथिक क्या होता है, जो हिंदी वाले हैं, हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, ये पूछा गया है कि जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्टेच्यू है मेगालिथिक, महापाषाण काल सुना होगा आपने, पत्थरों का टाइम महापाषाण काल, उसकी बात हो रहा है। तो ये लॉर्ड ऋषभ देव की कहाँ पे है लोकेटेड है ये जो स्टेच्यू है? ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ये जैन फेमस जैन तीर्थ है। यहाँ पे ये ऋषभ देव जी की यहाँ काफी विशाल प्रतिमा लगी हुई है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है ये। और बड़वानी में भी कौन सी जगह है ये? 52 गजा है। 52 गजा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसमें एक्चुअली क्या है कि ये क्रिएट किया गया था 12वीं सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में इसको क्रिएट किया गया था। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। In which year was Lakshmibai National Institute of Physical Education established? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कब एस्टाब्लिश किया गया था? ये एस्टाब्लिश किया गया था, पहले तो ये इसीलिए एस्टाब्लिश किया गया था फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स को के लिए इसको शुरू किया गया था। और जो फ्रीडम फाइटर है रानी लक्ष्मीबाई, उनके नाम पे शुरू किया था। ये 1957 में शुरू किया गया था। देखिए आपके माइंड में एक चीज हमेशा रहनी चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसको कोई जीके नहीं पढ़ाना है, जनरल स्टडीज नहीं पढ़ाना है कॉलेज में जाके, उनको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ाना है। सब्जेक्ट में डीप में पूछा जाता है या सब्जेक्ट का एक लेवल होता है, लेकिन जनरल स्टडीज में एज ए जर्नलिस्ट, इसका नाम ही एज ए जर्नलिस्ट, मतलब उसको थोड़ा जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। जहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं जनरल स्टडीज में, डीप में कभी भी नहीं पूछा जाता है।
चाहे वो किसी भी स्टेट में होता हो, और इस पे काफी देखा है मैंने, इसीलिए बोल रहा हूँ। भगोरिया इज ए फोक डांस एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? ये जो फोक डांस है किस ट्राइब के साथ, जनजाति का मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ है? ये जो भील ट्राइब है मध्य प्रदेश में, उनका डांस है ये फोक डांस। विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स न्यूज पेपर प्रिंट मिल? इनमें से किस जगह पे न्यूज पेपर प्रिंटिंग मिल है? ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। देखिए कई बार क्या है, लोग अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं। बुरहानपुर जिला है, उसमें है मध्य प्रदेश में ये नेपानगर। सेंसस आपके सिलेबस में है। एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश इज, ये जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, कितनी है? इसमें भी आप चेक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं गूगल पे, तो जो सेंसस का ऑफिशियल डेटा है वही चेक कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 69.3। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग साक्षरता दर 69.3% थी। पंचायती राज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? पंचायती राज आपके सिलेबस में, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ये लगभग हर एग्जाम में आते हैं पंचायती राज से क्वेश्चन। देखिए पंचायती राज का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, मध्य प्रदेश राज्य बना, उसके बाद में पंचायती राज सेटअप करने के लिए एक 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी। जो किस लिए बनाई थी कि मेहता कमेटी जो बनी थी उसकी रिपोर्ट को एग्जामाइन करो, और इसको किस कमेटी ने फिर रिकमेंड किया था? पांडे कमेटी ने। पांडे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सितंबर 1958 में। तो ये दो कमेटियों के नाम ध्यान रखिएगा, पांडे कमेटी और मेहता कमेटी, दोनों पंचायती राज से जुड़ी हुई है। बाद में इस कमेटी की, जो पांडे कमेटी है, इसकी रिकमेंडेशन पे मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1962 पास किया गया, लेकिन ये सिर्फ गांव के लेवल तक ही पास किया गया, मतलब ग्राम पंचायत लेवल पे ही रखा गया था इसको। शुरू में 1962 में ग्राम पंचायत लेवल पे ही था। बाद में इसमें चेंज किए 62 से और 1978 तक इसमें कई बार चेंजेज हुए हैं, और बाद में जो चेंज हुए हैं वो एनफोर्स हुए 1981 से। जो 62 से 78 के बीच में चेंज हुए वो लागू हुए 1981 से। बाद में एक लक्ष्मी सिंह कमेटी और बनाई गई, उसने भी कुछ रिकमेंड किया 1986 में। लक्ष्मी सिंह कमेटी जिसने रिकमेंड किया जो लागू करना है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1902 में मध्य प्रदेश में, ये पहला स्टेट था जिसने पूरी तरीके से पंचायती राज सिस्टम लागू किया था। पूरी तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, अदरवाइज तो सबसे पहले नागौर में राजस्थान में हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से मध्य प्रदेश ने लागू किया था। ये ध्यान रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। विच कंट्री इज द फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन इन द ईयर 2022? 2022 का जो भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ये किसने जीता है? देखिए ये जो फीफा वर्ल्ड कप है अभी अर्जेंटीना ने जीता है इसको, इसने फ्रांस को हराया था और अर्जेंटीना जीता है इसमें। The Madhya Pradesh Wildlife Board recently approved the creation of which of the following new tiger reserve? अभी रिसेंटली ये कौन सा टाइगर रिजर्व के क्रिएशन के लिए जो मध्य प्रदेश का ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड है इसने अप्रूव किया है?
इसने अभी रिसेंटली दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लिए अप्रूव किया है कि एक टाइगर रिजर्व क्रिएशन होगा, ये बनेगा। दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभी बना नहीं है, ये बनेगा। और फिर क्या होगा कि ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो और केन बेतवा लिंक रिवर लिंक है, उसमें सबमर्ज है इसका। ये कहाँ फैला हुआ है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो टाइगर रिजर्व बनेगा ये नरसिंहपुर है, दामोह है और सागर डिस्ट्रिक्ट। नरसिंहपुर, दामोह और सागर डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं, इनमें फैला हुआ है इसका विस्तार, इस टाइगर रिजर्व। 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया है ये इस बार जो मनाया है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस ये लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका। 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, मुंबई आए थे वो साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है ये मनाया है इंदौर में। बाय रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमीशन मध्य प्रदेश वाज एस्टैब्लिश। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे मध्य प्रदेश बनाया गया। देखिए 1953 में क्या हुआ, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग की, क्योंकि उस टाइम देश आजाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था, तो किस राज्य की बाउंड्री कहां तक होगी ये तय करने के लिए एक 1953 में 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिसंबर 1953 को। उसके बाद में सितंबर 1955 में 2 साल बाद ये जो कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, किसने? एसआरसी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट की स्टडी करने के लिए और इस रिपोर्ट में को देखने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसकी अध्यक्षता की फैजल अली ने, और उस कमीशन को जाना जाता है फैजल अली कमीशन। उसमें के.एम. पानीकर भी थे, एच.एन. कुंजरू भी थे जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, और उसी के बेस पे फिर ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नवंबर 1956 में आया है। और इसी में शुरू में 14 राज्य और 6 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बने थे। नवंबर 1956 में जो बना है उस कमीशन की अध्यक्षता फैजल अली कमीशन ने की थी, और फैजल अली ने की थी, और इसी कमीशन के बेस पे मध्य प्रदेश बनाया गया। What was the ancient name of उज्जैन? उज्जैन का पुराना नाम क्या था, पौराणिक नाम क्या था? जो उज्जैन है इसको एंशियंट टाइम पे है जो अवंतिका के नाम से जानते थे, क्योंकि ये अवंती किंगडम की राजधानी हुआ करता था। और यहाँ पे इस सीट पे एम्परर जो अशोक था वो भी बैठा है। कब? 2nd सेंचुरी BC, उसमें अशोक भी रहा है सीट पे। इस किंगडम था जो अवंती किंगडम, इसीलिए इसको अवंतिका के नाम से भी जानते। द प्राइम मिनिस्टर मोदी टू नेम 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आफ्टर विच अवार्डीज। किन के नाम पे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने ये 21 आइलैंड्स के नाम रखे हैं? ये अभी जो रखे हैं 21, ये परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती थी
उस पे रखा है, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, ये जरूर ध्यान रखिएगा, उस दिन ये नाम चेंज किए थे, नाम रखे थे एक्चुअली। द अवार्ड टू ऑनर आदिवासी फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज गिवन। कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी फोक और जो ट्रेडिशनल पारंपरिक कलाएं हैं उनके फील्ड में देती है? आदिवासी या जो आर्ट है ट्रेडिशनल, उनके फील्ड में दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश सरकार तुलसी अवार्ड देती है। तुलसी अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार हर साल देती है। और तुलसी कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास जो रामचरितमानस के लेखक भी रहे हैं, एन एपिक डिवोटेड टू लॉर्ड रामा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, उनके नाम पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या इस नंबर पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग: डायमंड, मांडू, चित्रकूट, गुजरी महल। देखिए डायमंड हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहां सबसे ज्यादा डायमंड पाया जाता है। मांडू, मांडू किसके लिए फेमस है? ये धार जिले में है, मांडू है जो। चित्रकूट, चित्रकूट ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है, सतना जिले में है, और ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए फेमस है चित्रकूट। गुजरी महल, गुजरी महल है, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो गुजरी महल है। एक गुजरी महल है ग्वालियर में, इसका निर्माण करवाया था राजा मान सिंह तोमर ने 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने इस गुजरी महल का, ये गुजरी महल का क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। ये प्रेम में का था कुछ, उसके वजह से ये करवाया था। और दोनों के नाम महल के शिलालेख पे भी लिखे हुए हैं, गुजरी महल पे, ये जो गुजरी और राजा मान सिंह तोमर दोनों के, ग्वालियर जो का जो किला है वहां। एक और गुजरी महल है, वो हरियाणा में है, और उसका, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए आएगा। जो हरियाणा वाला है उसका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। NMEICT स्टैंड्स फॉर, ये ICT के इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका फुल क्या फॉर्म है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं 2022 के, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे? देखिए खेलो इंडिया गेम्स जो हुए हैं ये मध्य प्रदेश में हुए हैं। अब आपको जो ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में 8 जगह हुए हैं ये, 8 सिटीज में। मध्य प्रदेश में जो हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां एडिशन हुआ था, 5th एडिशन जनवरी में, और ये 8 जगह हुआ है, 8 सिटीज में। और वो 8 सिटीज के नाम मैं बता देता हूं आपको। महेश्वर, बालाघाट, जबलपुर, ये जबलपुर का एक भेड़ाघाट का क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, ग्वालियर या फिर उज्जैन, इंदौर एंड भोपाल, ये 8 सिटीज में हुआ है इसका। तो या आप 8 सिटीज के नाम ध्यान रखिएगा, कोई से भी दिया जा सकता है आपको ऑप्शन में से। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नहीं, ये इसका वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड आएगा, इनमें से किस जगह नहीं हुआ था। सो यहां पे नहीं हुआ, देवास में।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, वैसे मैं करवा दूंगा आपको। कन्वेंशनल एनर्जी होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कन्वेंशनल एनर्जी कहा जाता है। और इसमें क्या आता है, देखिए दो तरीके के सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। एक होता है कन्वेंशनल सोर्स, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अब कन्वेंशनल में भी दो तरीके के होते हैं, एक कमर्शियल और एक नॉन कमर्शियल, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक, दो तरीके के होते हैं इसमें भी। ये है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कमर्शियल में क्या आता है, कमर्शियल में जो वाणिज्यिक की बात हो रही है उसमें कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैस और उसके अलावा थर्मल पावर, ये आते हैं कमर्शियल में। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस और थर्मल पावर। जो नॉन कमर्शियल है इसमें क्या आता है, इसमें फायरवुड आता है। फायरवुड को कह सके तो जो फ्यूल वुड है वो है। हाइड्रो पावर ये इसमें आता है, और न्यूक्लियर पावर ये भी नॉन कन्वेंशनल में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये याद रह गया तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नॉन रिन्यूएबल जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है उसमें क्या आता है, ये तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल थे। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसमें क्या आता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल या फिर बायोमास। सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल और बायोमास ये आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, कन्वेंशनल एनर्जी होती है वो नॉन रिन्यूएबल होती है, और जो नॉन कन्वेंशनल होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। नॉट ए सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स कौन सा नहीं है, सोलर एनर्जी इसका सोर्स नहीं है, क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल में आता है। सोलर, विंड, टाइडल रे। राजा छत्रसाल वाज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो राजा छत्रसाल है इनमें से किस रीजन के वो किंग थे। देखिए छत्रसाल बुंदेला, आपने नाम सुना होगा, राजपूत रूलर रहे हैं, इंडियन वॉरियर रहे हैं। बुंदेला राजपूत क्लान से थे ये, और इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और फिर बाद में इन्होंने अपना किंगडम बनाया बुंदेलखंड रीजन में ड्यूरिंग 1713, जब औरंगजेब का तान यहाँ पे क्रूरता चल रही थी उस टाइम की बात है। इन्होंने ही औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे और अपना खुद का किंगडम बनाया था। बुंदेलखंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। राजा छत्रसाल ये बुंदेलखंड के राजा थे। विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये क्वेश्चन आपको लगभग चाहे आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, स्टेट पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर एग्जाम में मिलेगा। बस डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल क्या है। किसी में डायरेक्ट इस तरीके से पूछा जाएगा, सिविल सर्विसेज या स्टेट पीएससी में स्टेटमेंट बेस थोड़ा अलग पूछा जाएगा। मिलेट कौन से होते हैं, एक तो ये देख लेना, मोटा अनाज की बात हो रही है। मोटे अनाज में जो बाजरा, ज्वार, ये इस तरीके का है, उनकी बात हो रही है। मिलेट ईयर देखिए 2023 को इंडिया के एफर्ट्स हैं उनकी वजह से ही है। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली ने उसने डिक्लेयर किया है 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर। 140 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, जैसे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एफएओ से। एफएओ क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसका है, एफएओ यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसका भी आप ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में है, इटली में। मध्य प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी स्टेट्स। अगर आपको मध्य प्रदेश का मैप नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा, ये तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा।
आप अपने मोबाइल में एमपी का मैप रखिए या जहां भी आप पढ़ते हैं वहां लगा लीजिए मध्य प्रदेश का मैप। दिन में कम से कम एक बार 5 मिनट के लिए उसको जरूर देखिए। आप याद कीजिए मत कीजिए, बस उसको देख लीजिए 5 मिनट की कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। इतना देख लेंगे तो आपके एग्जाम तक वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अभी मैप देखते हैं। देखिए ये है मध्य प्रदेश। इधर देखेंगे आप वेस्टर्न साइड, वेस्ट साइड तो राजस्थान और गुजरात है। ऊपर है नदन साइड तो उत्तर प्रदेश है। इधर ईस्ट साउथ ईस्ट साइड छत्तीसगढ़ है और साउथ साइड में महाराष्ट्र है। ये 5 राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। Ganjiapet Castle, which was seen in news. Ganjiapet Castle, which was seen in news, is a historical site located in which country? देखिए ये काफी चर्चा में है ये जो जगह है, क्योंकि अभी इंडिया ने शुरू किया था एक ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त तुर्की की मदद के लिए शुरू किया था जब तुर्की में अभी अर्थक्वेक आया था, तुर्की और सीरिया में दोनों में। तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तुर्की में भूकंप आया उसके लिए मदद के लिए शुरू किया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। ये जो जगह है गंजियाटेप कैसल, ये भी तुर्की में ही है। ये ऐसे तो कई जगह वहां पे एक तरीके से बर्बाद हुई है भूकंप में, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जब रोमन एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पे ये रोमन एम्पायर इस महल को, ये काफी पुराना महल है गंजियाटेप कैसल है, जो इसको वॉच टावर के रूप में यूज लेते थे। इस महल से वो पूरे रोम को देखते थे कि क्या गतिविधि चल रही है, चाहे वो दूरबीन से देखते होंगे या कैसे, पर ऐसा है। ये इसका करेक्ट आंसर तो सी आएगा। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा अगर और आपको कहीं से मिलता है तो, अदरवाइज और आने वाले टाइम में करवा देंगे। ये रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ है। विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम? ये लैंड राइट स्कीम मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना अभी किसने लॉन्च की है? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने अभी शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की है। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है तो इसके इसलिए किया है कि जिनकी जो बेनिफिशियरी है इस स्कीम में उनको उनका लैंड राइट्स मिले, इसीलिए किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है जो पुअर सेगमेंट होता है उस पे उसकी जमीनों पे लोग कब्जा कर लेते हैं, तो उनको भी इसमें कंसिडर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द इज द न्यू 52nd डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? 52वां जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? जो 52वां जिला बना था वो कौन सा बनाया गया था? जिसकी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, निवारी, जो जिसका एरिया सबसे छोटा है, वो ही 52वां डिस्ट्रिक्ट है। ये बुंदेलखंड रीजन में आता है। और इससे है जो देखिए निवारी है, ये इससे बेतवा रिवर यहीं से पास होती है, बेतवा नदी इस जिले से होके पास होती है। और जो ओरछा टाउन है एंशियंट किंग बुंदेलखंड के, वो उनका भी इससे कनेक्शन है। और जो टीकमगढ़ जिला है उससे अलग हुआ है ये पहले टीकमगढ़ जिले का पार्ट हुआ करता था, अब ये अलग हो गया। नेशनल हाईवे 39 यहाँ से निकलता है, नेशनल हाईवे 44 यहाँ से निकलता है, नेशनल हाईवे 539 भी निवारी जिले से ही निकलता है। ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताना था इसलिए। विच ऑफ द सॉइल इज नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश? कौन सी मिट्टी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? देखिए मध्य प्रदेश में डिवाइड है सोयल, 5 टाइप की सोयल पाई जाती है मध्य प्रदेश में, 5 तरीके की। ब्लैक सोयल, रेड सोयल, येलो सोयल, एलुवियल सोयल
लैटेराइट सोयल, और ये इस तरीके की सोयल पाई जाती है। मेनली ये 5 तरह की पाई जाती है। सो आप इनमें से भी ऑप्शन से देखेंगे तो अरिड सोयल मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। Which declaration was released after a 2-day meetings of Think 20 under G20 in मध्य प्रदेश? ये मध्य प्रदेश में G20 की मीटिंग हुई 2 दिन के बाद। जो ये Think 20 है, इसकी मीटिंग G20 का ही पार्ट है ये Think 20। उसने रिलीज किया कौन सा डिक्लेरेशन? ये है भोपाल डिक्लेरेशन। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि भोपाल डिक्लेरेशन में क्या है? प्रमोट करना है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को। लाइक क्या है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम? आयुष। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैल्यू ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप करना है। इस तरीके की चीजें हैं इसमें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, या फिर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल अटेंशन हो, और गैप खत्म हो। ये भोपाल डिक्लेरेशन में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, कि जो नॉर्थ और साउथ है इसका गैप खत्म होना चाहिए, इस पे ब्रिज हो, इस गैप पे। बाकी जो G20 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको अचीव किया जाए, इस तरीके की चीजें इसमें हुई है। यहां से एक टर्म और निकल के आई है, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन यहां से निकल के आया। तो पूछा जाए ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में कौन कौन है, तो गवर्नमेंट, ट्रायंगुलर जो कोऑपरेशन है इसमें गवर्नमेंट है, और प्राइवेट सेक्टर है, और सिविल सोसाइटी है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी, ये ट्रायंगुलर कोऑपरेशन इसी डिक्लेरेशन से निकल के आई है ये टर्म। रिवर हिरान, टिंडोनी और बारना आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ। ये किस नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं? ये नर्मदा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। नर्मदा है ये 5वीं सबसे लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, और इसकी खासियत ये है ये वेस्ट साइड फ्लो होती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहां से निकलती है ये तो आपको पता ही होगा। ये अमरकंटक, जो विंध्याचल पर्वतमाला है, और दूसरा सतपुड़ा पर्वतमाला। एक तो विंध्याचल रेंज है और सतपुड़ा रेंज है। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? ये जो मिलते हैं ये मिलते हैं मैकाले रेंज में। यहाँ पे अमरकंटक यहीं से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी ये यहीं से निकलती है अमरकंटक से। एक जोहिला रिवर और है, वो भी यहीं से निकलती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, द रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज हाउ मेनी % ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया? मध्य प्रदेश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना % उसमें वन है, फॉरेस्ट है, 2017 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? ये पूछा है क्वेश्चन में। तो मध्य प्रदेश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 30% मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है, 30.71%। ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2017 उसके अकॉर्डिंग है। ये स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है अगर आप में से कोई तैयारी कर रहे हैं तो, बाकी आपके तो पूछा जाएगा। द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है? तो जो बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कवर करती है, देखिए, सागर डिस्ट्रिक्ट को, दामोह डिस्ट्रिक्ट को, इसके अलावा नरसिंहपुर और रायसेन, नरसिंहपुर और रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के, इनको कवर करती है। और ये है नौरादेई, ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन? कपास के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो इंदौर इसका करेक्ट आंसर आएगा।
अब यहां से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं कि मध्य प्रदेश है कॉटन टेक्सटाइल में 5वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। 45% कपास मध्य प्रदेश में पैदा होता है देश का। महाराष्ट्र पहले नंबर पे, कॉटन में पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन सा है? गुजरात। और तीसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश है। पहली कॉटन मिल मध्य प्रदेश में कब लगाई गई थी? कॉटन की बात हो रही है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1906 का जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर में पहली बार, बुरहानपुर, इसमें पहली कॉटन मिल सेटअप की गई थी। हालांकि अब इसके बाद तो इंदौर है, ग्वालियर है, देवास है, भोपाल है, यहाँ पे भी सेंटर है। और जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, कॉटन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जो कॉटन रिसर्च सेंटर है वो खरगोन में है। खरगोन में कॉटन रिसर्च सेंटर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड मध्य प्रदेश वाज क्रिएटेड एज सेंट्रल प्रोविंस ऑन। जब ब्रिटिशर्स का राज था उस टाइम पे मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस क्रिएट किया गया था। कब? ये 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रदेश को एज ए सेंट्रल प्रोविंस क्रिएट किया गया था, क्योंकि 1950 में है जो क्या था कि जो सेंट्रल प्रोविंस और बेरार था उसी को रिओर्गेनाइज करके मध्य प्रदेश नाम आया था। सेंट्रल प्रोविंस अंग्रेजों ने रखा था ये 1961 में, 2 नवंबर 1961 को, ब्रिटिश रूल के टाइम। विच इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव टू एनकरेज गर्ल चिल्ड्रन टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट। ये जो है लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, वो इसीलिए की है ताकि उनको एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है ये गर्ल्स को एनकरेज करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा इसको। द बिल्डिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश इन भोपाल वाज डिजाइन्ड बाय। जो मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग है वो किसने डिजाइन की थी? ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश में कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये चार्ल्स मार्क कोरिया ने डिजाइन की थी। देखिए चार्ल्स मार्क कोरिया ने, ये औरंगाबाद के रहने वाला थे और इसको काफी लंबा टाइम लगा था मध्य प्रदेश की इसको बनने में, लेजिस्लेटिव असेंबली को। ये चार्ल्स मार्क कोरिया ने बनाई थी। आपको ध्यान हो तो जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है उसमें जो महात्मा गांधी म्यूजियम है वो भी इन्होंने ही बनाया था। राजस्थान में जयपुर में एक जवाहर कला केंद्र है, वो भी चार्ल्स मार्क कोरिया ने डिजाइन किया था। इस तरीके की कई चीजें, दिल्ली में चाहे नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम है वो भी इन्होंने डिजाइन किया था। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड सिटीज ऑफ लेक। देखिए इंडिया में 7 ऐसी सिटी है जिनको सिटीज ऑफ लेक कहा जाता है। एक है उदयपुर, उदयपुर है राजस्थान में, भोपाल है मध्य प्रदेश में, शिलोंग है मेघालय में, या फिर तमिलनाडु का कोडाईकनाल तमिलनाडु में, या फिर नैनीताल उत्तराखंड में, थाने महाराष्ट्र में, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ये 7 ऐसी जगह हैं जो अपने अपने राज्य में इनको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो सिटी ऑफ लेक्स है वो भोपाल को कहा जाता है। झीलों की नगरी। द फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो वर बिल्ट बाय। खजुराहो का जो फेमस टेम्पल है वो किसने बनाया था? देखिए ये खजुराहो का जो फेमस टेम्पल है ये बनाया गया था 950 से 1050 के बीच में बनाया था। ये चंदेला डायनेस्टी थी, उन्होंने बनाया था। ज्यादातर जो खजुराहो के टेम्पल है वो इसी टाइम पे बने हैं, और ये बुंदेलखंड रीजन में ये 9 से जो 13th सेंचुरी के टाइम है उसी में ये चंदेला जो राजपूत थे इन्होंने बनाए थे। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? देखो इस क्वेश्चन का तो चंदेल रूलर्स आएगा। चंदेल का नाम आया तो मैं बता दूं, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था, नन्नुक। और खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी।
ये ध्यान रखना आपको। और स्थापना तो नन्नुक ने की थी, लेकिन चंदेल वंश का पहला शासक है वो धंगदेव था, धंगदेव। और इसका अंतिम शासक कौन था? कोरत सिंह। ये कुछ चंदेल के बारे में है। आगे जैसे जैसे टेस्ट करेंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे पूरी जनरल स्टडीज महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की जीके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ रिवर्स नर्मदा एंड सोन? जो नर्मदा और सोन रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अभी हमने पढ़ा ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, जो मैकाल रेंज में है। मैकाल रेंज विंध्याचल और सतपुड़ा जहाँ के मिलती है वो मैकाल रेंज है। विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज का मीटिंग पॉइंट मैकाल रेंज है, यहीं अमरकंटक है, यहीं से नर्मदा सोन निकलती है नदियां। आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कैटेगरी? देखिए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कैटेगरी है, इसमें क्या क्या आता है? ध्रुपद है, ख्याल है, तराना है। ध्रुपद, ख्याल, तराना ये आते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक स्टाइल में। अब इसमें जो दिया जाता है वो तानसेन अवार्ड दिया जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कैटेगरी में। और ये 1980 से दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने ये बनाया था 1980 में, उसके बाद से हर साल दिया जाता है ये एक्सीलेंस इन हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक में। तानसेन है या रामतनु भी कहा जाता है, तानसेन या रामतनु। ये जो अकबर था, अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर, ग्वालियर के थे। ग्वालियर के लिए एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे भी रोते हैं तो सुर में रोते हैं, या फिर पत्थर भी लुढ़कते हैं यहाँ पे तो ताल में लुढ़कते हैं। वो इस तानसेन की वजह से है, सुरताल। नेम द रिवर वैली प्रोजेक्ट विच इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात? मध्य प्रदेश और गुजरात का कौन सा रिवर वैली प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट है? ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट स्पेशली बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की स्पेशली बैकवर्ड ट्राइब्स कौन सी है? देखिए 3 स्पेशली बैकवर्ड ट्राइब्स है मध्य प्रदेश की, जिनको स्पेशली बैकवर्ड ट्राइब्स में गिना जाता है। ये है बाइगा, सहरिया और भारिया। भारिया, बाइगा, सहरिया कोल ट्राइब्स है, ये स्पेशली बैकवर्ड में नहीं आती है। और जो कोल है आपने सुना होगा, जो मुंडा है, मुंडा वगैरह जो ट्राइब्स है वो इसी में आते हैं, कोल। एक्चुअली पहले मुंडा ट्राइब्स और ये ट्राइब्स हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इनको नाम है जो कोल रख दिया था। जो कोल ट्राइब्स है अंग्रेजों ने रखा था, बाकी पहले मुंडा और भी कई जातियां जनजातियां थी इसमें। पहली बार आदिवासी शेड्यूल कास्ट के लिए पहली बार आदिवासी टर्म किसने यूज किया था? पहला पर्सन कौन था जिसने ये आदिवासी टर्म यूज किया शेड्यूल कास्ट के लिए? वो थे ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा, इन्होंने पहली बार यह आदिवासी शब्द शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यूज लिया था। फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ सेंट्रल इंडिया इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग? ये पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है? देखिए ये सब किसानों का जो प्रोड्यूस होता है, किसानों का जो चीजें हैं, जो पैदावार होती है, उसको वो इजीली सेल कर सके, इसलिए ये मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। अब तो कई जगह बनाए जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं, एक ही स्टेट में कई मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी ये पहला जो बनाया है ये देवास में बनाया है। इससे क्या होगा? डायरेक्ट लिंकेज होगा फार्म टू प्रोसेसिंग। जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है उनको जोड़ रहा है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रज्वला चैलेंज? अभी ये प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? देखिए प्रज्वला चैलेंज क्या है, इसमें आइडिया है, इसमें आइडिया इनवाइट किए जाएंगे कि आपके पास क्या आइडिया, आप आइए बताइए। अब ये कौन आके बताएंगे आइडियाज? एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप हैं, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, या फिर अदर जो भी ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। क्योंकि ये किसने लॉन्च किया है?
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसने ये लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कर दिया जाएगा आपको ग्रामीण और शहर में, तो ये ग्रामीण विकास ध्यान रखिएगा। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिस्प्यूट मीटिंग। देखिए जो फाइनेंस और सेंट्रल बैंक, इसमें क्या होता है, वित्त मंत्री और RBI के गवर्नर, इसी तरीके से अलग अलग देशों के इसमें वित्त मंत्री जो G20 के मेंबर कंट्रीज हैं। G20 पे एक पूरा वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, A to Z G20 के बारे में आप जाके देख सकते हैं। इसमें अभी जो मीटिंग हुई थी ये बेंगलुरु में हुई थी। इसमें अमेरिका ने कहा कि आप इसमें रशिया का डालिए, जबकि ये तो फाइनेंस की मीटिंग थी, फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग हो तो उसमें तो कह सकते हैं कि आप रूस का डालिए, कि वो जो वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर ने वहां जिक्र किया था रूस के राष्ट्रपति के साथ, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इस तरीके से, तो आप ये फाइनेंस वालों की मीटिंग में अड़ गया था अमेरिका डाले, पर इंडिया ने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, और इंडिया ने नहीं माना। लेकिन इस पे कोई आम सहमति बनी नहीं थी। पुष्प की अभिलाषा इज ए फेमस पोएम रिटन बाय विच प्रोमिनेंट राइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। पुष्प की अभिलाषा ये किसका है, कौन से राइटर का है? ये पंडित जो माखनलाल चतुर्वेदी है उनका है, पंडित जी का। इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है जो छायावाद है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। ये आपके ICT के में है। आपको कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में टेस्ट सीरीज शुरू करवाएंगे। पेपर फर्स्ट और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है मोस्टली उसकी भी शुरू हो जाएगी और आपको डिटेल बताती जाएगी। करेक्ट आंसर कौन सा है इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए? व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वीबर, ये तीनों ही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, तुरंत मैसेजिंग ऐप। तो 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको यूजफुल लगा हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय UPSC। ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का जो पेपर है, पेपर फर्स्ट, इसका एक टेस्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले टाइम में हम इसके जो भी पूरा सिलेबस है आपका, उसके नोट्स भी करवाएंगे आपको यहाँ पे, और इसके प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाए जाएंगे आपको। कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की बात हम कर रहे थे। टेस्ट सीरीज अब अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। पेपर फर्स्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपके एग्जाम तक चलेगा। लेट्स बिगिन। Recently, in which district of Madhya Pradesh the central government has approved the cultivation of sandalwood? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में या मध्य प्रदेश के किन जिलों में केंद्र सरकार ने सैंडलवुड जो चंदन की खेती है उसकी अप्रूवल दी है? देखिए अभी रिसेंटली चंदन की खेती के लिए सागर, उज्जैन, सिवनी और नीमच जिले, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में है जो भूमि है, लैंड को इसको चिन्हित किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा उज्जैन, सागर, नीमच, एक और है सिवनी डिस्ट्रिक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव ये सारे ही करेक्ट है। 4th वन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपको इसमें 100% बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कन्क्वेर्ड मांडू, ग्वालियर, मालवा एंड महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन? गुलाम वंश के किस शासक ने इनको कन्क्वेर किया, इन पे अटैक किया?
मांडू, ग्वालियर, मालवा और जो महाकालेश्वर टेम्पल है उज्जैन में, इनमें। देखिए गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी है। जो मोहम्मद ऑफ गौर था, मोहम्मद गौरी, उसने अटैक किया इंडिया पे कई बार। जब लास्ट में वो वापस जा रहा था गौर, तो उसने जो एक तुर्किश अधिकारी था, तुर्किश नोबल था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंप गया यहाँ पे। और उसी के बाद से स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई, जिसको दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है। 1206 से 1206 एडी, इससे ये स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई थी, दिल्ली सल्तनत। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था इसके पास दिल्ली का, लेकिन ये लाहौर से सरकार चलाता था इसकी, लाहौर से गवर्न करता था ये। थोड़े टाइम बाद ये है जो पोलो खेल रहा था, चौगान पोलो, और उस टाइम घोड़े से गिर के और इसकी डेथ हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद इसका बेटा बना था आरम शाह, और आरम शाह का एसिसिनेशन किया इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या है, एक चाल गणी बनाई थी, ग्रुप ऑफ 40। इसमें ग्रुप ऑफ 40, जैसे अभी मिनिस्ट्री, मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो अलग अलग डिपार्टमेंट का एक अलग मिनिस्टर होता है। उस टाइम पे इसके पास 40 नोबेल्स थे, उनका एक ग्रुप था, उसको चाल गणी कहा जाता था। उसमें हर फील्ड का एक एक्सपर्ट हुआ करता था। उसने इसको, आरम शाह को हटवाया, और उसके बाद इल्तुतमिश इस पे, जो बदायूं का गवर्नर था, ये दिल्ली सल्तनत पे बैठा। इसी इल्तुतमिश ने ये जो मांडू, ग्वालियर, मालवा और महाकालेश्वर टेम्पल है, इनको कन्क्वायर किया था। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड एट विच पैलेस इन मध्य प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूं। 3 चीजें इंपॉर्टेंट आपको इसमें ध्यान रखनी है डायमंड से रिलेटेड। डायमंड माइंस का क्वेश्चन आता है तो मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट हैविंग डायमंड माइंस इन इंडिया। पूरे भारत में मध्य प्रदेश एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे डायमंड की माइंस है, खान है, और वो कहाँ पे है, पन्ना, जो मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है डायमंड माइंस। दूसरा पूछा जाता है जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में, जेम्स एंड ज्वेलरी का, इंदौर में। डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, ये कहाँ पे है, डायमंड कटिंग और जो पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, ये सेटअप की गई है पीतमपुर में, जो पीतमपुर है यहां पे। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, सी आएगा। Who was the first speaker of मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, उसके पहले स्पीकर, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। ये एक लॉयर थे, एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे, और ये जो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, और जो नागपुर यूनिवर्सिटी, उसके पहले वाइस चांसलर भी रहे हुए हैं। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर यही थे, कुंजीलाल दुबे, जो मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। कोई भी क्वेरी है, कहीं डाउट लगता है तो आप जरूर पूछिएगा, उसको जो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इज ए बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इनमें से किस देश के साथ भारत का ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो भारत और सिंगापुर के बीच में बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, उसका क्या नाम है, तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्र। दूसरा बोल्ड कुरुक्षेत्र है, जो भारत और सिंगापुर के बीच में बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया है। तो अब जैसा आप इसका नाम देख रहे हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ज्यादातर आपके माइंड में यही आएगा, और इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, तो ज्यादातर आप ये इसमें हरियाणा ही करके आएंगे। लेकिन ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है अभी रिसेंटली 6 to 13 मार्च को, और ये हुआ है
हरियाणा में नहीं, राजस्थान जोधपुर में, जो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन है वहां पे हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच में। सी इसका करेक्ट आंसर है। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद आप कर दोगे। फ्रॉम 6th century to 12th century द बाघेलखंड रीजन वाज रूल्ड बाय। 6 से 12वीं शताब्दी तक बाघेलखंड रीजन पे किसने राज किया, किसने शासन किया? देखिए ये जो बाघेलखंड रीजन है इसका नाम आया जो बघेल राजपूत हैं उनके नाम पे। 6 से 12th सेंचुरी तक यहाँ पे जो कालाचूरी डायनेस्टी है उसका रूल हुआ करता था, और ये जो बघेल राजपूत हैं इनका आया है 14th सेंचुरी में। इससे पहले ये रीजन है जो दाहला के नाम से जाना जाता था, दाहला। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप। हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन? जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है उसके मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय मनोहर तिवारी। ये मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, ये मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त है। अरुण कुमार पांडे ये भी मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त है। राहुल सिंह ये भी मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त है। ये तीनों हैं जो सूचना आयुक्त हैं, और AK शुक्ला हैं ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं तीनों, और ये है AK शुक्ला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है स्टेट का, या MPPSC का अध्यक्ष कौन है, जो भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करवाए जाएंगे आपको यहाँ पे करंट के सारे। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश का ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसके पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे मध्य प्रदेश के? ये 2005 में बना है ये ऑफिस, और इसके पहले जो CIC थे वो थे TN श्रीवास्तव। TN श्रीवास्तव पहले सूचना आयुक्त थे। आला एंड उदाल आर मोस्ट वेल नोन। ये काफी पॉपुलर नेम है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये बुंदेलखंड के रीजन के सेनापति रहे हुए हैं, और ये अपनी जो वीरता इसके लिए फेमस थे। ये आला है और ये इनके छोटे भाई हैं उदल। जब पृथ्वीराज चौहान से इनका बैटल हुआ था तो उसमें जब इनको पता चला कि ये इनके छोटे भाई है, ये वीरगति को प्राप्त हुए, तो इन्होंने 1 घंटे में ये इतना पृथ्वीराज चौहान की सेना पे मौत बन के टूटे कि 1 घंटे के युद्ध के बाद वो सीधे पृथ्वीराज चौहान के सामने आ गए थे उस भीषण युद्ध में। और इनके जो गुरु थे गोरखनाथ, उन्हीं के कहने के बाद आला ने, जो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था, और बाद में इन्होंने नाथ संप्रदाय भी स्वीकार कर लिया था। ये थे फाइटर ऑफ बघेल राजपूत। एक्चुअली आला चंदेल राजा जो परमल थे उनके सेनापति थे, जो मैं ये 1182 की लड़ाई हुई थी। और इन पे है जो एक जो जगनेर के राजा हैं उन्होंने एक काव्य भी लिखा है आलय खंड, उसमें लगभग 50+ जो इनकी लड़ाइयां उनका वर्णन है। Which among the following districts of मध्य प्रदेश शेयर बाउंड्रीज विथ उत्तर प्रदेश? ये हमने एक ओवरव्यू पढ़ा था मध्य प्रदेश का, जिसमें ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, सदर्न, नदर्न, ये सब पढ़े थे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। आगे भी आपको इस तरीके का पूरा करवाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर कौन करता है? 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। वो है मोरेना, भिंड। मैं आपको मैप में बता देता हूं एक बार कौन कौन से हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश है। अब इससे कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं? फर्स्ट वन मोरेना, भिंड, दतिया, शिवपुरी। देखिए यहां से भी ये उत्तर प्रदेश, ये चंबल भीड़ का एरिया आ जाता है ऊपर से। 4th, 5th अशोकनगर, 6th 7वां निवारी, 8 टीकमगढ़, 9वां छतरपुर,
10 पन्ना, 11 सतना, 12 रेवा, 13 सिद्धि और 14 सिंगरौली। ये 14 जिले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो दे रखे हैं सारे ही शेयर करते हैं, सागर, गुना और दतिया। आप इनका नाम ऊपर से जरूर ध्यान रखिएगा, मोरेना, भिंड, दतिया, निवारी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रेवा, सिद्धि, सिंगरौली, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, ये टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारे ही उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ब्लैक सोइल इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। काली मिट्टी की बात हो रही है कि ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है। देखिए, जो ब्लैक सोयल है उसको हम रेगुर सोयल भी बोलते हैं, रेगुर सोयल, या फिर इसको ब्लैक कॉटन सोयल भी कहते हैं। काली, जो कपास की खेती के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूज में ली जाती है। ज्यादातर कपास के लिए ब्लैक मिट्टी, जो ब्लैक सोयल है वो ही सूटेबल रहती है। ये मेनली मालवा प्लेटू हो गया, या नर्मदा सोन वैली हो गई, या सतपुरा मैकाल रेंज हो गई, इनमें ही पाई जाती है ब्लैक सोयल है। जो ब्लैक सोयल थर्ड ग्रुप है, थर्ड मेजर ग्रुप ऑफ इंडियन सोयल्स। जो सोयल है इंडिया में, उनमें थर्ड मेजर ग्रुप है वो ब्लैक सोयल ही है। आपने देखा होगा जो अर्थ का सरफेस है उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, अर्थ के सरफेस का जो टॉप पार्ट है वो ब्लैक सोयल से ही ज्यादातर बना हुआ है। और ये कैसे बनता है, इसमें है जो क्या होता है, रॉक होता है, ह्यूमस होता है, कार्बन, कार्बनिक मटेरियल होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये बनता कैसे है, जो अपक्षय होता है इसका, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान के वेदरिंग की वजह से, आग्नेय जो रॉक्स है इग्नियस रॉक, उनकी वेदरिंग की वजह से ब्लैक सोयल फॉर्म होता है। क्वेश्चन की बात करें तो ये तीनों रीजन में ही ब्लैक सोयल पाई जाती है मध्य प्रदेश में। जैसा मैंने आपको बताया, मालवा रीजन, नर्मदा सोन वैली और सतपुरा मैकाल रेंज, यहाँ पे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलीज्ड बाय। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 ये अभी हाल ही में किसने जारी की है। देखिए, जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये, इसमें टोटल 6 फैक्टर के बेस पे ये रिपोर्ट बनती है और फिर इसको जारी किया जाता है। इसमें मोर देन 150 कंट्रीज वर्ल्ड के हैं, उनका सर्वे, ग्लोबल सर्वे डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर बनाई जाती है। जो इसमें एवरेज है 3 साल के डेटा लिए जाते हैं। जो 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो कौन से हैं, सोशल सपोर्ट हो गया, इनकम हो गई, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन। अब हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई क्लर्क हो, डेली न्यूज में रंगे हाथ पकड़ में आते ही है। तो करप्शन बहुत है, हो सकता है अब उस पर कंट्रोल आए धीरे धीरे, लेकिन अभी तो करप्शन काफी है। सो इस बेस पे अब क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN, ये इसको, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है यूनाइटेड नेशन का, वो इस रिपोर्ट को तैयार करता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें 126 रैंक पे है, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें। Which of the following constitutional amendment act recommended full-fledged पंचायती राज सिस्टम इन मध्य प्रदेश। देखिए, पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले शुरू हुआ ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, लेकिन पहला राज्य कौन सा है जहां पे फुल फ्लेज पंचायती राज सिस्टम लगा, वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम फुल फ्लेज सबसे पहले लगा था। पंचायती राज सिस्टम क्या है, ये 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 का। इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जहां फुल फ्लेज पंचायती राज सिस्टम लगा। और ये कहाँ पे है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 ऐड किया गया था, और एक
नया शेड्यूल ऐड किया गया था, शेड्यूल 11 कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, पार्ट 9 और शेड्यूल 11। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा। आप अगर थ्रोली टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करते हैं तो भी आपको ज्यादा इधर उधर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए, इसमें आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन, नॉलेज और स्कोर, ये सब इसमें इंप्रूव हो जाएगा। आप टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द चंबल वैली प्रोजेक्ट इंक्लूड्स विच डैम? चंबल वैली प्रोजेक्ट है, ये एक जॉइंट वेंचर है। चंबल वैली प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर है किसका? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। और ये कब से शुरू हुआ है? 1954 में इसकी स्थापना की गई थी चंबल वैली प्रोजेक्ट की। और इसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम है, ये इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें ये तीनों ही मेजर डैम से, बड़े डैम से, इरिगेशन के लाइफ लाइन है एक तरीके से, ये गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम। आगे राजस्थान में कोटा बैराज है, वो भी इसी का पार्ट है। द होलकर क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन? होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? देखिए, पहले इस स्टेडियम का क्या नाम था? इस स्टेडियम का पहले नाम था महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड। 2010 तक 2010 तक इसका नाम क्या था? महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड। 2010 में इसका नाम चेंज होकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका नाम है जो रीनेम करके होलकर डायनेस्टी के नाम पे होलकर क्रिकेट स्टेडियम रख दिया। और उसकी वजह थी क्योंकि ये जो होलकर डायनेस्टी है, इसने रूल किया था, ये मराठा डायनेस्टी थी, इसने इंदौर में रूल किया था। जब उस टाइम इंदौर स्टेट हुआ करता था तो इंदौर में मराठा होलकर डायनेस्टी का रूल था। इन्हीं के नाम पे ये क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा है, ये इंदौर में है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे छोटे स्मॉल क्रिकेट ग्राउंड है उनमें से एक है। और जो 219 रन बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, वो इसी स्टेडियम पे बनाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट एट खजुराहो? इनमें से कौन सा मंदिर है वो खजुराहो में नहीं है? कंदैया महादेव, चौसती अग्नि, दशावतार, चित्रगुप्ता टेम्पल। ये जो ऑप्शन सी है दशावतार, ये टेम्पल खजुराहो में नहीं है। देखिए, दशावतार का मतलब क्या होता है? 10 इनकारनेशंस, 10 इनकारनेशंस, 10 अवतार, या फिर सिंबलाइज है 10 अवतार। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है ये, जो भगवान विष्णु है उनका है ये। और ये बनाया था गुप्ता पीरियड के टाइम पे, जो गुप्त एरा है, गुप्त काल, उसके टाइम पे बना था ये। एक्चुअली जो दशावतार टेम्पल है ये खजुराहो में नहीं है, ये कहाँ पे है? देवगढ़ में है। और देवगढ़ में कहाँ? उत्तर प्रदेश में है ये, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा खजुराहो में नहीं है, ये देवगढ़ यूपी में है। लगभग 1500 साल पुराना है, गुप्त काल के टाइम का बना हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज बेनिफिटेड फ्रॉम वेनगंगा कैनाल? जो वेनगंगा कैनाल है उससे मध्य प्रदेश के कौन से जिले है इनको बेनिफिट होता है? इस पे है एक डैम बना हुआ है, भीमगढ़ डैम। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, भीमगढ़ डैम कहाँ पे है? इसी वेनगंगा कैनाल पे है। जो वेनगंगा कैनाल है इसमें अपर वेनगंगा कैनाल है, ऊपरी वेनगंगा कैनाल, उस पे भीमगंगा डैम बना हुआ है। और जो अपर वेनगंगा कैनाल है इसको संजय सरोवर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संजय सरोवर प्रोजेक्ट। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, अपर वेनगंगा, संजय सरोवर प्रोजेक्ट, भीमगढ़ डैम, ये सभी यहीं पे है। सियोनी डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश का, वहां पे है। अब किस जिले को बेनिफिट मिलता है? तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट है एक्चुअली वेनगंगा कैनाल का, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का।
एमपी और महाराष्ट्र का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, और इसमें महाराष्ट्र के ये जो मध्य प्रदेश है उसका जो बालघाट डिस्ट्रिक्ट है उसको बेनिफिट मिलता है, वहीं जो महाराष्ट्र है उसका जो चंद्रपुर हो गया, गोंडिया, नागपुर डिस्ट्रिक्ट है, इनको फायदा मिलता है इससे, एमपी का ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। Which of the following product of Madhya Pradesh do not have has a geographical indication status? लगभग सभी एग्जाम में जीआई टैग का, जीआई इंडिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सो चांदेरी फैब्रिक, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़, रतलामी शेव, नन। क्वेश्चन में पूछा है डू नॉट हैज ए, इनमें से किसको नहीं है, तो ये जो चांदेरी फैब्रिक हो या फिर ये मेटल वेयर हो या रतलामी सेव हो, इनको सभी को जीआई टैग का स्टेटस है इन्हीं के पास। इसके अलावा और भी कई है, जैसे बाघ प्रिंट हो गया मध्य प्रदेश का, या फिर जो ब्लैक चिकन मीट है झाबुआ का, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। Which one of the following division of मध्य प्रदेश has only 3 districts? ये आपको करवाए जाएंगे आने वाले टाइम में, डिवीजन कितने हैं, किसमें क्या डिस्ट्रिक्ट है। इस क्वेश्चन का देखें तो जो चंबल है, चंबल डिवीजन, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन की बात करें तो चंबल में 3 डिस्ट्रिक्ट है, मोरेना, भिंड और श्योपुर। मोरेना, भिंड और श्योपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट चंबल डिवीजन में आते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है, आप ये इस क्वेश्चन को देख के या ना समझे कि चंबल डिवीजन सबसे छोटा है। सबसे जो स्मॉल डिवीजन है वो होशंगाबाद डिवीजन है, उसमें भी 3 ही जिले हैं। कौन सा है? होशंगाबाद। लेकिन अब वो होशंगाबाद नहीं रहा है, होशंगाबाद का नाम क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम कर दिया गया है उसका नाम। जो होशंगाबाद है, जो हम पहले थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, मोहम्मद गोरी, वो एक सुल्तान था, होसांग शाह गोरी, और जो सेकंड किंग था मालवा का, उसको कन्क्वेयर किया था, तो उसी के नाम से होशंगाबाद चल रहा था। जबकि पहले इसका नाम नर्मदापुरम था, अब वापस इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये सबसे छोटा डिवीजन है मध्य प्रदेश का, इसमें भी 3 जिले हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम मित्रा स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम मित्रा स्कीम लॉन्च किया, उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, इसलिए जो भी स्कीम आती है शॉर्ट फॉर्म में उसकी फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेजल। ये पीएम मित्रा की फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेजल स्कीम। सो अब ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, और इस स्कीम के तहत क्या है, जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, और वो 7 मेगा पार्क कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, और इसके अलावा गुजरात में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एंड महाराष्ट्र में। यहाँ पे 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन या पार्क बनाए जाएंगे। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा इन स्टेट्स का। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। Which among the following district of मध्य प्रदेश have highest population density? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले की है? देखिए, जो 2011 का सेंसस डेटा है अभी, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, वो भोपाल का है 855। इसके बाद में दूसरे नंबर पे है वो किसका है? इंदौर का है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है वो है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का है, और जबलपुर के बाद में आता है ग्वालियर का, और ग्वालियर के बाद में आता है मोरेना का। ये टॉप 5 हैं, इनका ध्यान रखिएगा। पहला सबसे ज्यादा है भोपाल, उसके बाद में इंदौर, देन जबलपुर, देन ग्वालियर और मोरेना। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी मध्य प्रदेश की जो है वो है 236।
236 ये मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी है। देश के एवरेज की बात करें, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 382। तो नेशनल एवरेज से कम है एमपी का। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज फाउंड इन मध्य भारत बेल्ट। मध्य भारत बेल्ट में कौन सी वेजिटेशन वनस्पति पाई जाती है। देखिए मध्य भारत बेल्ट या मध्य प्रदेश, इसमें जो वेजिटेशन है वो है थॉर्न वेजिटेशन। थॉर्न वेजिटेशन है। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, क्योंकि जो वेजिटेशन है वो एक नेचुरल वेल्थ होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, या चाहे पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, वो उसका नेचुरल वेल्थ होता है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। थॉर्न वेजिटेशन पाई जाती है मध्य प्रदेश में ज्यादातर। ये वार्म टेम्परेचर में पाई जाती है ज्यादातर, जो गर्म टेम्परेचर है ज्यादा। आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और दूसरे पे मध्य प्रदेश है। किस चीज के प्रोडक्शन में है, ये है बांस, बम्बू। बम्बू के प्रोडक्शन में अरुणाचल के बाद मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके बाद में अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के बाद में तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे पे है जो ये ओडिशा आ जाता है। हेक्टेयर की बात करें तो गंगेज रिवर डॉल्फिन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिवर। ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिवर में गंगे रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। देखिए आपने सुना होगा एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है घड़ियाल। घड़ियाल ये चंबल में ही पाए जाते हैं, और ये जो रेड डेटा बुक है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेशनल चंबल सेंचुरी या नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसको दोनों नाम से कहा जाता है। और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यूपी का जो ये नदन इंडिया का एरिया कह सकते हैं इसको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये तीनों के को एडमिनिस्ट्रेटर सेंचुरी है ये। और ये तीनों का इसमें है को एडमिनिस्ट्रेशन। 1978 से डिक्लेयर किया गया था इसको पहली बार। और यहीं पे है जो, चाहे आप रूफ टर्टल की बात करें या गंगा की जो गंगेज रिवर डॉल्फिन है, वो यहीं पाई जाती है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ए इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। मध्य प्रदेश अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये गुना में है, गुना डिस्ट्रिक्ट में है, चर्चा में है, ये पूछा जा सकता है। आयरन ओर इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किन जिलों में आयरन ओर पाई जाती है। आयरन ओर है ये ग्वालियर हो गया, या फिर जबलपुर, झाबुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आयरन ओर पाई जाती है मध्य प्रदेश में। डी इसका करेक्ट आंसर है। आपने मैप अगर अच्छे से याद कर लिया तो आपका आधा काम हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल हैव बीन इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 29 अप्रैल 1977 से और 25 जून 1977 तक। उस टाइम पे पूर्ण बहुमत की सरकार थी। श्यामचरण शुक्ला अपनी एंजॉय कर रहे थे मेजोरिटी सपोर्ट असेंबली में, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है मध्य प्रदेश में 18 फरवरी 1980 से और 8 जून 1980 के बीच में। देखिए 77 से 80 के बीच में ही दूसरी बार लग गया। इस टाइम पे मिस्टर सुंदरलाल पटवा थे, वो भी मेजोरिटी से थे, कोई हंग असेंबली नहीं थी और मेजोरिटी सपोर्ट था।
फिर राष्ट्रपति शासन लगा के गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है 15 दिसंबर 1992 से और 7 दिसंबर 1993 तक। इस टाइम पे लगाया गया था, गवर्नमेंट डिसमिस की गई थी जब बाबरी मस्जिद, राम जन्म स्थान जो अभी राम मंदिर बन रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया था। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन भी कहते हैं उसको। उस टाइम पे यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार को डिसमिस कर दिया गया था। 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। अभी तो आप सुनने को नहीं मिलता होगा आपको राष्ट्रपति शासन, पहले लग जाया करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज आर लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सबसे लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट हाईवेज। लॉन्गेस्ट जो स्मॉल हाईवे है ये ग्वालियर से बैतल तक है, NH46, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है ये 7.5 किलोमीटर का है, ये 135 BB। ये मध्य प्रदेश को क्रॉस करता है और उत्तर प्रदेश में जाता है। ये 7.5 किलोमीटर के आसपास का है। सी इसका करेक्ट आंसर है। How many new districts were created in Madhya Pradesh on the recommendation of MM Singh Dev Committee? MM Singh Dev कमेटी की रिकमेंडेशन पे मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए थे नए? अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिवीजन है। छिंदवाड़ा इसका सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब देखिए, MM सिंह देव की कमेटी बनी है 1998 में। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं ताकि आप दोबारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश से आप गलत नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश एस्टैब्लिश हुआ 1 नवंबर 1956 को फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उस टाइम पे। ये कमीशन बनाया गया था फजल अली कमीशन 1953 में, और इसने इसकी रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना। बाद में ये 56 में है जो पास हुआ, जब ये फॉर्मेशन हो गया। मध्य प्रदेश जब बना था उस टाइम पे मध्य प्रदेश में टोटल 43 डिस्ट्रिक्ट थे। इसके बाद में मध्य प्रदेश में 1972 में 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर दिए गए, तो मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए। उसके बाद में जो BR दवे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, BR दवे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना? 25 मई 1998 को, और उस टाइम पे भी 8 नए जिले मध्य प्रदेश में ऐड कर दिए गए। फिर उसके बाद में 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव कमेटी बनी। ये जो MM सिंह देव कमेटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें भी है जो ये 6 जुलाई 98 को बनी, और इसमें भी 8 और जिले मध्य प्रदेश में ऐड कर दिए गए। 45 देन 8, 53 देन 8 और ऐड कर दिए गए, 61 डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर उसके बाद में 2000 में क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, और उसके बाद में है जो 2003 में 3 और नए डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ऐड किए गए। छत्तीसगढ़ में है जो जब बना तो मध्य प्रदेश के 16 जिले ले गया। मध्य प्रदेश में उस टाइम पे 61 डिस्ट्रिक्ट थे और 12 डिवीजन थे, जिसमें से मध्य प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन छत्तीसगढ़ में मिला दिए गए। तो आप 61 में से 16 डिस्ट्रिक्ट निकाल लीजिए, उतने डिस्ट्रिक्ट बच गए थे उस टाइम पे। इट मीन्स 45 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में थे जब छत्तीसगढ़ बना। 2000 की बात कर रहे हैं। 2000 के बाद 2003 में 3 और नए डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए गए, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। तो ये 48 डिस्ट्रिक्ट हो गए। 2003 में 48 डिस्ट्रिक्ट हो गए मध्य प्रदेश में। उसके बाद 2008 में 2 और नए डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए गए। 17 मई 2008 को झाबुआ, अलीराजपुर जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है,
और 24 मई 2008 को सिंगरौली जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये सिद्धि डिस्ट्रिक्ट से ही बनाया गया था। तो 2008 में 2 जिले बन गए। अब इसके बाद में 2003 में 48 थे, तो 2 और नए बन गए तो 50 हो गए। इसके बाद में 2013 में 2013 में एक और जो आगार मालवा है ये और ऐड कर दिया गया, तो 2013 में 51 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और 1 अक्टूबर 2018 को 1 अक्टूबर 2018 को एक और नया डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, निवारी, जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, 52nd डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। अभी मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिले हैं। अभी उस टाइम पे 8 और नए जिले बनाए गए थे MM सिंह दवे कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज ये सारा इसका डिटेल सॉल्यूशन PDF जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो सब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ना सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मिलेगा, ना सिर्फ नोट्स मिलेंगे, बल्कि ये जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं आपको इनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको हिंदी में ज्वाइन करते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश में मिल जाएगा। सांची इज स्मॉल विलेज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मेनली फेमस फॉर। ये जो सांची है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ये किस चीज के लिए फेमस है? देखिए सांची है, यहाँ बुद्ध स्तूप है, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, और ये ग्रेट स्तूप है यहाँ जो सांची का हिल टॉप है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट है, उनका मॉन्यूमेंट्स है, और बुद्धिस्ट के जो आर्ट कल्चर है उसके लिए ये फेमस है। ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स में से एक है जो मौर्यन एरा था, मौर्यन काल था, मौर्यन पीरियड था, उसके टाइम पे बनाया गया था। ऐसा है, ओरिजिनली कमीशन किया था ये 3rd सेंचुरी BC में जब एम्परर अशोक था उस टाइम। Which place is considered as the birthplace of Trinity gods ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश? इनमें से कौन सा प्लेस है जो माना जाता है कि ये जो ट्रिनिटी है, त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका जन्म स्थान है? एज पर हिंदू मैथोलॉजी ये जो चित्रकूट है ये सतना डिस्ट्रिक्ट में ये है जो माना जाता है कि ये इनका जन्म स्थान है। और देखिए चित्रकूट वो जगह है जहाँ पे जो एक फेमस कवि रहे हैं, फेमस पोएट अब्दुल रहीम खान खाना, वो आके छुपे थे अपनी जान बचा के जहांगीर से। जहांगीर के डर के मारे वो यहीं आके छुपे थे, इसी में चित्रकूट में। पीताम्बर शक्तिपीठ इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? ये पीताम्बर शक्ति है, ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में है जो 1920 में ये बना है। डी इसका करेक्ट आंसर है। श्री स्वामी जी ने इसको एस्टैब्लिश किया था। द बेनिफिट ऑफ लाडली लक्ष्मी योजना इज एंजॉयड बाय, इस स्कीम की, इस योजना की काफी चर्चा है। ये जब से इम्प्लीमेंट किया गया है तब से ये चारों इस पूरे लगभग काफी चर्चा में है, इसलिए इसको करवाया जा रहा है। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। लाडली लक्ष्मी स्कीम है, इसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड, 2 गर्ल चाइल्ड, 3 गर्ल चाइल्ड, 4। देखिए ये 2 गर्ल चाइल्ड के लिए है, इसमें 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं हर गर्ल को उसके जन्म पे, और फिर ये नेक्स्ट 5-6 ईयर तक उनके अकाउंट में जमा करवाए जाते हैं। जैसे लड़की का जन्म होता है, 2 लड़कियों तक है एक परिवार में, 2 गर्ल्स। लेकिन अगर कोई जुड़वा है, ट्विंस हैं, तो उस केस में 3 गर्ल चाइल्ड के लिए भी ये एप्लीकेबल है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो BPL में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए, BPL वालों के लिए ही है, बिलो द पुअर्टी लाइन में जो है। विच वन इज नॉट ए डायलेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? मध्य प्रदेश की इनमें से जो बोली नहीं है, ब्रजभाषा है, कोरकू, गोंडी, मैथिली। मैथिली देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 रिकॉग्नाइज इंडियन लैंग्वेज हैं संविधान में,
और ये मैथिली भी उनमें से एक है। ये मध्य प्रदेश का डायलेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये बिहार, झारखंड या नेपाल का जो रीजन है, या यूं कहें कि जो तराई रीजन है, जो तराई एरिया, तराई रीजन, उसमें ज्यादा बोली जाती है। 2003 में इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया था इंडियन लैंग्वेज। ये जो एजुकेशनल, ऑफिशियल और गवर्नमेंट पर्पज के हिसाब से किया गया था। ये मध्य प्रदेश की नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द राइटर ऑफ रघुवंशम इज, रघुवंशम के लेखक इनमें से कौन है? रघुवंशम है, ये डायनेस्टी ऑफ रघु उस पे लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी, 5th सेंचुरी में लिखी गई थी ये। और ये महाकवि जो कालिदास है उन्होंने लिखी थी रघुवंशम। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कहां पे है? ये एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है, ये भोपाल में। ओरिजिनली इसको यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल या इनफॉर्मली भोपाल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। इसका नाम 1988 में, पहले नहीं था, 1988 में जो फ्रीडम फाइटर है प्रोफेसर मौलवी बरकतुल्ला, उनके नाम पे रीनेम किया गया भोपाल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल का, और फिर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी रख दिया गया 1988 में, जो कि फ्रीडम फाइटर है प्रोफेसर मौलवी बरकतुल्ला, उनके नाम पे। उनके नाम पे इसलिए रखा क्योंकि वो उनका जन्म भोपाल में ही हुआ था, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। वासुदेव गायन इज संग बाय ट्रेडिशनल सिंगर्स ऑफ, वासुदेव गायन ये एक म्यूजिक है, इसको ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं जो पारंपरिक गायक हैं बघेलखंड रीजन के, हार्बोलिन के नाम से भी जाना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। इसमें क्या है एक्चुअली, म्यूजिक के साथ में कहानियां के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से स्टोरीज बताई जाती है, सारंगी चुटकी के माध्यम से। और वो स्टोरी होती है, श्रवण कुमार की स्टोरी हो गई, रामायण हो गई, या कथा हो गई, इस तरीके से स्टोरीज ब्रेव वॉरियर्स की या कोई किंग राजाओं की, वो कहानियां बताई जाती है म्यूजिक के माध्यम से। वासुदेव गायन है ये। कोल इज मेनली फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक्स, इनमें से कौन सी चट्टानों में कोला मिलता है? देखिए कोला है, कोल इज मेनली फाउंड इन द बेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जो सेडिमेंट्री रॉक है मेनली उसमें होता है, या लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो माइट समटाइम उनमें एंथ्रासाइट कोल भी होता है, बट सेडिमेंट्री रॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कोल। अब यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो गोंडवाना रॉक है, ये मेनली कोयला इन्हीं में पाया जाता है। और जो गोंडवाना है, ये जो गोंड फील्ड एरिया है मध्य प्रदेश का, उससे बना है। 98% ऑफ जो कोयला है इंडिया का वो इसी एरिया में है, गोंडवाना रीजन में ही, इसी में फैब्रिकेटेड है पूरा है। जो ये एक्चुअली ये जो गोंडवाना रीजन है ये जुरासिक और कोयली पीरियड के बीच का है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर कोयला देश में यहीं पैदा होता है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है ये गोंडवाना एरिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों में। सांझा फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन, सांझा फेस्टिवल है ये रिलेटेड है वर्शिप ऑफ ए गर्ल सांझा, वर्शिप ऑफ ए गर्ल सांझा पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो आश्विन महीना होता है इसमें 16 दिन तक चलता है, सितंबर अक्टूबर में ये फेस्टिवल, और इसमें इसको 16 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहां सेलिब्रेट किया जाता है। जो बुंदेलखंड रीजन की गर्ल्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। लेमन ट्री वगैरह का काफी रोल रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि आपको और रेस्पॉन्सिबिलिटी से
रेस्पॉन्सिबल होकर आपको यहाँ पे कोर्स करवाया जाएगा। घोटुल प्रथा इज फाउंड इन विच ट्राइब? कौन सी जनजाति में घोटुल प्रथा होती है? देखिए, घोटुल प्रथा क्या होती है कि ये आदिवासी इलाके में है। जो लड़के लड़कियों को उनका अपना जीवन साथी चुनने की छूट होती है और इस प्रथा को सामाजिक स्वीकृति भी मिली हुई है। लेकिन अब इसमें काफी इस परंपरा में विवाद उठने लगे हैं, तो धीरे धीरे इसका चलन कम हो गया। अदरवाइज पहले जो आदिवासी इलाका है उनमें ये मनाया जाता था घोटुल, और लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुन लेते थे। ये मेनली है जो गोंड और मूरिया ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की, उनमें मनाया जाता है गोंड और मूरिया ट्राइब, और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। विच अमंग द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटी वाज नॉट बोर्न इन मध्य प्रदेश? फेमस पर्सनैलिटी मध्य प्रदेश की आपके सिलेबस में है। हर एरिया में जो भी फेमस पर्सनैलिटी है वो कवर करवाई जाएगी। इनमें से किनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था 1906 में हुआ था। 23 जुलाई 1906 को। बावरा विलेज है जो अभी सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट का बताया मैंने, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का, उसमें चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। भीमराव रामजी अंबेडकर हैं, इनका जन्म हुआ था मऊ डिस्ट्रिक्ट में, मऊ जिले में हुआ था, मध्य प्रदेश में 1891 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी जी का जन्म हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका जन्म 1931 को, 25 जून 1931 को हुआ था इलाहाबाद में, जो अभी प्रयागराज है, इलाहाबाद में हुआ था। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पातालकोट वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखिए, ये यहाँ पे है ना, जो मेडिकल प्लांट्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनके लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो रेयर टाइप के मेडिसिनल प्लांट या हर्ब्स पाए जाते हैं इस वैली में, पातालकोट वैली में, और ये इस रीजन का एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये मध्य प्रदेश में है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। विच प्रोमिनेंट फिगर फ्रॉम मध्य प्रदेश फाउंडेड बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980? इनमें से किसने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया 1980 में? देखिए, 2014 में जिन नोबेल प्राइज मिला है इनको, कैलाश सत्यार्थी को, इन्होंने ही स्थापना की थी बचपन बचाओ आंदोलन की, सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट इन 1980। ये 20 का करेक्ट आंसर आएगा। 2014 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज। सोलोमन आइलैंड अभी चर्चा में है, रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड है। ये अभी चर्चा में है क्योंकि जो चाइनीज कंपनी है वो यहाँ पे डेवलप कर रही है, की पोर्ट्स बना रही है सोलोमन आइलैंड में, और ये डिस्प्यूटेड रीजन है। 20 का करेक्ट आंसर है। ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है, और इसी वजह से अमेरिका एक एक्सरसाइज भी कर रहा है इसी को काउंटर करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासेज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात? इनमें से कौन सी नदी है जो इन तीनों से पास होती है? देखिए, ये जो रिवर है ये विंध्याचल रेंज और सतपुरा हिल्स जो, या सतपुरा रेंज है, उसके बीच में है, फैल करती है। कहाँ? गल्फ ऑफ कैम्बे, अरब सागर में। जो भरूच है गुजरात में, उसके नॉर्थ में ये मर्ज हो जाती है अरब सागर में। ये है नर्मदा रिवर, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उल्टी बहने वाली, इस तरीके से कहा जाता है।
द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पब्लिश्ड बाय। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये आपने पहले अभी सुना होगा, पहले चर्चा में नहीं रहता था। देखिए 2015 के बाद से, 2014-15 के बाद से और 2021 तक जो टेररिज्म एक्टिविटी है इनमें बहुत ज्यादा कमी आई है। 2014-15 में जहां पे ये लगभग 38% ग्लोबल टेररिज्म हो रहा था, लगभग हर साल 7-8 हजार लोग मारे जा रहे थे, 38% था इसका 2014-15 में डेथ रेट, जो 2021 में है जो ये 9% पे आ गया था। 2014 से 2021 के बीच में 99% पे आ गया था, 38% था पहले। लेकिन अभी क्या है, 2022 के बाद से या मिड 21 के बाद से ही इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब ये टेररिज्म बढ़ता जा रहा है और इसका मेन एपिसेंटर क्या है, अपना पड़ोसी पाकिस्तान। यहाँ सबसे ज्यादा टेररिज्म सर्ज, जो सर्ज है, इंक्रीजिंग डेथ्स हैं वर्ल्ड वाइड, ये पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है। और सबसे वर्स्ट रीजन जो है जिसमें ये पाकिस्तान और हम सब आते हैं, साउथ एशिया रीजन, इसी में सबसे वर्स्ट कंडीशन बताई गई है इस इंडेक्स में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 13th नंबर पे है। टेररिज्म से हमारे यहाँ टेररिज्म पहले काफी हुआ करता था, चारों तरफ कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ करते थे हर साल ही। अभी थोड़ी सी कमी आई है काफी टाइम से। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये इसको रिलीज करता है। और ये क्या है, ये थिंक टैंक है, टेररिज्म ट्रैकर और अदर सोर्सेज का, ये ध्यान में रखिएगा, ये चर्चा में है। Which of the following country host the exercise Sea Dragon 23 which was recently seen in news? एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्पेशली जिनमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हमें पढ़नी है। ये ड्रैगन 23 एक्सरसाइज है, ये अमेरिका होस्ट कर रहा है, या यूं कहें कि यूएस नेवी इसको होस्ट कर रही है। 2015 में इसको पहली बार शुरू किया गया था। इसका पहला ये एक्सरसाइज शुरू की थी 2015 से, और अभी है ये कहाँ पे हो रही है, जो गुआम है यूएसए में, वहां पे हो रही है ये। इंडियन नेवी भी इसमें, जो इंडियन नेवी का P-81 AP-81 एयरक्राफ्ट है, उसके साथ में एक्सरसाइज सी ड्रैगन में इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें इंडिया, जापान, कनाडा और जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होस्ट इनका कौन है, यूएस नेवी। नेवल एक्सरसाइज है। हु वाज द फर्स्ट मराठा सूबेदार ऑफ मालवा रीजन? मालवा रीजन का पहला मराठा सूबेदार कौन था? मल्हार राव होलकर। ये मराठा एम्पायर के नोबल थे, और ये पहले होलकर प्रिंस थे जिन्होंने इंदौर पे राज किया था। उस टाइम जो इंदौर स्टेट था उसको रूल किया था इन्होंने। और ये पहले मराठा सूबेदार जो मालवा है सेंट्रल इंडिया का, उसके बने थे। इन्हीं को कहा जाता है, मल्हार राव होलकर को, फर्स्ट मराठा सूबेदार ऑफ मालवा रीजन। Recently, Madhya Pradesh has become which state of the country to constitute State Statistics Commission? राज्य सांख्यिकी आयोग, इसका गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश में कौन से नंबर का राज्य बन गया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ये राज्य सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ये SSC स्टेट स्टेटिस्टिक्स कमीशन की स्थापना की है। इससे पहले ये कहीं भी नहीं है किसी भी राज्य में। In which district of मध्य प्रदेश सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड? ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जा रहा है, ये एस्टेब्लिश किया जाएगा? ये हरदा डिस्ट्रिक्ट, हरदा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का
यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये संजय नेशनल पार्क सुना होगा आपने, और एक है दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों हैं, इन्हीं को मिलाकर कहा जाता है संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो सिद्धि डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, ये जो बताया था आपको, इस रीजन में जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है वहां पे है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप कमेंट करके अपने जरूर आपकी ओपिनियन बताएं। कोई भी आपको करेक्शन लगता है तो जरूर डिस्कस करें, उसको चर्चा कर लेंगे। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, इसमें मिल जाएगा आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।